ओके लिसन बच्चे, सर्कुलेटरी सिस्टम। इस चैप्टर में ना हम लोग 3-5 में स्टडी करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग स्टडी करेंगे बच्चे जो अपनी बॉडी के फ्लूइड्स है ना, कौन कौन से फ्लूइड सर्कुलेट करते हैं। दूसरा हम स्टडी करेंगे किस किस वेसल में वो सर्कुलेट करते हैं। और लास्ट में हम स्टडी करेंगे बच्चे कि कौन से ऐसे ऑर्गन हैं जो हमारी सर्कुलेशन में क्या देते हैं, या फिर जो सर्कुलेशन हो रही है वो सर्कुलेशन कैसे हो, ठीक है। चलो सबसे पहला बॉडी फ्लूइड बताओ बच्चे, बताओ आपको तो ब्लड कितने पार्ट्स से बना हुआ है? 2। एक पार्ट को क्या बोलते हो? प्लाज्मा। ये कौन सा पार्ट होता है ब्लड का? लिक्विड। दूसरे पार्ट को बोलते हो आप सेल्स या कॉर्पसेल्स, ठीक है। सेल्स बोलते हैं या क्या बोलते हैं इसे? कॉर्पसेल्स। सेलुलर पार्ट भी कह सकते हो, सेलुलर। सेलुलर पार्ट में कितने सेल्स आते हैं बच्चे आपके पास? पहला आरबीसीज, नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट्स, याद रखना। दूसरा आपके पास कौन सा होता है बच्चे? डब्ल्यूबीसीज, नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट। क्या नाम होता है? ल्यूकोसाइट। तीसरा सेल कौन सा होता है बच्चे आपके पास? प्लेटलेट्स, नाम क्या होता है प्लेटलेट्स का? थ्रोम्बोसाइट्स। क्या नाम होता है प्लेटलेट का? थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। हर्ष, आरबीसी का नाम एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी का नाम ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट का नाम थ्रोम्बोसाइट। एक भी नहीं बताया, 7 बोल रहा हूँ। बोलो दोबारा, आरबीसी का नाम प्लेटलेट्स का नाम थ्रोम्बोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी का नाम ल्यूकोसाइट्स, ठीक है बच्चे। प्लाज्मा जो होता है इसमें बेटा 90% तो अपना क्या होता है? वाटर ही होना। प्लस इसमें क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स होंगे, प्रोटीन्स होंगे, एल्ब्यूमिन्स होते हैं, इनऑर्गेनिक पार्ट्स होते हैं, NaCl होता है जो तुमने एब्जॉर्ब किया है खाने से, वो चीज़ें होंगी, हार्मोन्स होंगे, है ना। बहुत सारी चीज़ें प्लाज्मा में साथ चलती है। नॉलेज के लिए तो तुम्हें पता भाई ये चीज़ें होती है, लेकिन पेपर में क्वेश्चन जो आता है वो बहुत बार ये आ जाता है कि प्लाज्मा का ऐसा प्रोटीन बताओ सॉल्युबल हो जो प्लाज्मा, प्रोटीन सॉल्युबल इन प्लाज्मा। सॉल्युबल प्रोटीन इन प्लाज्मा क्या बोलते हैं बच्चे उस प्रोटीन को? फिब्रिनोजन। क्या बोलते हैं उस प्रोटीन को? फिब्रिनोजन। और अगर आपके ब्लड के प्लाज्मा से फिब्रिनोजन को माइनस कर दिया जाए, ब्लड प्लाज्मा विदाउट फिब्रिनोजन इज कॉल्ड सीरम। क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार, ब्लड प्लाज्मा विदाउट फिब्रिनोजन इज कॉल्ड सीरम, इज कॉल्ड सीरम, ठीक है। सॉल्युबल प्रोटीन इन ब्लड, ब्लड प्लाज्मा है ब्लड, फिब्रिनोजन, ब्लड प्लाज्मा विदाउट फिब्रिनोजन इज कॉल्ड सीरम। ये फिब्रिनोजन क्या होता है और क्या काम करता है आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है बच्चे, क्लियर है? ब्लड समझ आ गया। अब दूसरा जो फ्लूइड होता है वो होता है टिश्यू फ्लूइड। क्या होता है? टिश्यू फ्लूइड। द फ्लूइड सराउंडिंग द सेल्स और टिश्यू, द फ्लूइड सराउंडिंग द सेल्स और टिश्यू, उसको क्या बोलते हो? टिश्यू फ्लूइड। क्या बोलते हो? टिश्यू फ्लूइड। सेल के अंदर के फ्लूइड को क्या बोलते हैं? बोलो जोर से, साइटोप्लाज्म। तो कॉन्फिडेंटली बोला करो, गलत हो जाएगा यार, क्या दिक्कत है? जो मान लो मैं टेस्ट ले रहा हूँ, तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तुम गलत बता रहे हो, तब तो तुम्हें डांटूंगा। जब नॉर्मल क्लास चल रही है तो कुछ भी बोलो यार, है ना, सेंसिबल, ठीक है। तो क्या होगा? साइटोप्लाज्म। क्या होगा? साइटोप्लाज्म। तो सेल के बाहर टिश्यू फ्लूइड, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म। इसको कैंसिल कर दो यहाँ से। ध्यान से सुनना बच्चे, अब जो पार्ट हम कर रहे हैं ध्यान से सुनना उसको। देखो बेटा, मान लो ये आपके सेल्स हैं, इनके अराउंड एक फ्लूइड है जिसका नाम है टिश्यू फ्लूइड। क्या नाम है? टिश्यू फ्लूइड। इसके पास से एक ब्लड वेसल जा रही है,
क्या जा रही है बच्चे, इसके पास से ब्लड वेसल। तुम्हें पता है ना, ब्लड वेसल से अगर कोई चीज बाहर निकलनी हो तो ब्लड जो वेसल है वो किसका रूप ले लेती है बेटा, किसका रूप ले लेती है ये, शाबाश, वेरी गुड। क्या बन जाती है ये, ब्लड कैपिलरी। क्या बन जाती है, ब्लड कैपिलरी। अब इसमें से कोई भी चीज बाहर जानी है वो अंदर से बाहर जाएगी, जो भी वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आना है वो अंदर आना है। ठीक है बच्चे, तो ब्लड में से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कहाँ जाएगी, टिश्यू फ्लूइड में। उनमें से एक है, पुनीत तू बता, उनमें से एक है ब्लड से टिश्यू के पास क्या जाएगा, पहली चीज ऑक्सीजन, दूसरी चीज न्यूट्रिएंट्स, क्या जाना है, न्यूट्रिएंट्स। और टिश्यू फ्लूइड से ब्लड में क्या जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या जाएगा, वेस्ट। दो चीजें तो क्लियर है बच्चा। अब होता क्या है, ब्लड ने तो अपनी जो चीजें थी दे दी है ना, लेकिन वापस उतनी सारी चीजें रीअब्सॉर्ब नहीं होती। समझ आ गई, ब्लड किस में आ रहा है बच्चे, प्रेशर से आ रहा है ब्लड, है ना। कैपिलरी से जो चीजें बाहर जा रही है वो भी किस पे जा रही है, हाई प्रेशर पे जा रही है, लेकिन वापस एब्जॉर्ब उस प्रेशर पे थोड़ी हो रही है। बाहर कौन है जो इस टिश्यू फ्लूइड को पंप कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा है। तो कई बार क्या होता है, कई बार क्या, मोस्ट ऑफ द केसेस वापस जो वेस्ट और जो तुम्हारा जो भी सामान जो बाहर लीक आउट हुआ था वो वापस ब्लड में रीअब्सॉर्ब नहीं हो पाता, वो वापस ब्लड में रीअब्सॉर्ब नहीं हो पाता। तो ऐसे तो टिश्यू फ्लूइड की क्वांटिटी क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी, और ब्लड की क्वांटिटी क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी, यही होगा ना। तो इसके लिए भगवान ने क्या किया, भगवान ने एक सेपरेट वेसल बना दी जिसको नाम दिया गया, कौन सी वेसल बच्चे, लिम्फ वेसल। कौन सी वेसल, लिम्फ वेसल। और जो टिश्यू फ्लूइड रीअब्सॉर्ब नहीं हुआ वो इसमें फ्लो करता है, इसको क्या बोलते हैं, लिम्फ। ठीक है, so what is lymph? Lymph is a tissue fluid which has not been reabsorbed by blood. ठीक है, बुक में डेफिनेशन है, ठीक है, tissue fluid which has not been reabsorbed by blood, what is it called, lymph. What is tissue fluid? Fluid surrounding the cells of the tissues, और blood आपने कर ही लिया, the fluid which flows in our blood vessels. ठीक है बच्चे, अब RBCs और platelets कभी भी बाहर नहीं जाते, RBCs और प्लेटलेट्स कभी भी बाहर नहीं जाते हैं, अंदर बैठे बैठे ही ऑक्सीजन सप्लाई कर देते हैं। और प्लेटलेट का तो बाहर कोई काम है ही नहीं, क्योंकि प्लेटलेट्स क्या कराते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग कहाँ करानी है, बाहर या अंदर, अंदर करानी है, ब्लड वेसल। समझ आ गई। लेकिन जो WBCs है, मान लो कोई बीमारी का जर्म यहाँ पे है, तो WBCs को तो बाहर आना पड़ेगा ना लड़ने के लिए, तो WBCs बाहर आ जाते हैं, RBCs और प्लेटलेट्स क्या रहते हैं, अंदर, है ना। तो एक डिफरेंस कर लो बच्चे, किसका, ब्लड का और किसका बच्चे, लिम्फ। ब्लड में क्या होंगे आपके, RBCs, WBCs और क्या होंगे बच्चे और प्लेटलेट्स, और यहाँ आपके सिर्फ क्या होंगे, WBCs। प्रेजेंट एब्सेंट लिख देना यार। ओके, ब्लड किसमें फ्लो करता है बच्चे, फ्लोज इन ब्लड वेसल्स लाइक आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। और ये किसमें, लिम्फ वेसल्स। ब्लड को पंप कौन करता है, हार्ट, और लिम्फ को लिम्फेटिक डक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, लिम्फेटिक, सॉरी डक्ट्स नहीं, लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं। लिम्फ नोड्स और लिम्फ ऑर्गन्स होंगे, आगे पढ़ेंगे, कुछ मत लिखो, एक बार ये लिख दो, ठीक है। लिम्फ नोड्स और लिम्फ डक्ट्स होते हैं। ये टॉन्सिल्स होते हैं ना बच्चे, गले में ये टॉन्सिल्स हो जाते हैं ना, गला दर्द करने लग जाता है, ये टॉन्सिल्स क्या है, लिम्फ नोड्स। क्या हो गया उसके हुए में, गला दर्द करता है, दबाने से ठीक हो जाता है, कमाल हुई। हाँ जी, क्लियर है,
कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, आगे बढ़े। दिलजोत, हल्का सा कट लगते ही खून आ जाता है, क्यों? अगर आप मसल में कट लगाओगे तो खून आएगा? सिर्फ मसल है, सिर्फ मसल है, उसमें कट लगाओगे खून आएगा? नहीं आएगा। ऐसे नहीं है बच्चे, तुम्हारी स्किन एक कोई पॉलिथीन कवरिंग की तरह नहीं है कि स्किन के नीचे से खुले में बस ब्लड ही ब्लड घूम रहा है, लेकिन कट लगते ही सिर्फ क्या निकल आता है बच्चे? खून आ जाता है। हमारा ब्लड सिर्फ किसमें फ्लो करता है बच्चे? ब्लड वेसल्स। किसमें फ्लो करता है? ब्लड वेसल्स। अगर 6-7 ब्लड वेसल्स है तो उनमें ब्लड फ्लो कर रहा है, उनसे बाहर कहीं भी एक ड्रॉप ब्लड भी नहीं। इसीलिए बच्चे जब ऑपरेशन वगैरह किए जाते हैं तो डॉक्टर्स बेटा बहुत प्रिसाइजली क्या लगाते हैं? कट लगाते हैं। नहीं तो यार जैसे हम लोगों से कट लग जाता है, हल्का सा कट लगते कितनी देर तक खून आता है, ऐसे डॉक्टर कट लगाए तो बच्चे फिर सारा ब्लड तो क्या करे, बाहर ही निकल जाए बॉडी से। तो डॉक्टर कट इस हिसाब से लगाया जाता है ताकि ब्लड वेसल्स को मिनिमम क्या हो? मिनिमम डैमेज हो। अगर ब्लड वेसल्स को मिनिमम डैमेज होगा तो बच्चे क्या होगा? ज्यादा खून नहीं है। बहुत बार उंगली पे कट लग जाता है लेकिन ब्लड ही नहीं आता, आप ऐसे दबा दबा के खून निकाल देते हैं, करते हैं ना, तो ब्लड वेसल डैमेज हुई ही नहीं है। आप उसे प्रेस कर करके क्या कर रहे हो? डैमेज। ऊपर से स्किन हटी हुई है, वहां से क्या आ जाएगा? खून। समझ आ गई? तो ब्लड किस में फ्लो कर रहा है? ब्लड वेसल में। ऐसे खुले में कहीं भी तुम्हारी बॉडी में ब्लड नहीं है। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत कोई परेशानी? अनंत बानू मेरे साथ, ठीक है, क्लियर है? इज इट क्लियर? चलो, सबसे पहला कौन सा है? एरिथ्रोसाइट्स। अगर कहीं डायग्राम में बाय कनकेव शेप बनी हो या फिर डायग्राम में कहीं पे ऐसे सर्कल बनाओ, ये क्या है? आरबीसी। क्या है ये? आरबीसी। ठीक है, डिस्क लाइक लगेंगे, है ना, और आप ऐसे साइड से देखेंगे तो अपने को क्या दिखेगी? बाय कनकेव शेप। क्या दिखेगी बच्चे? बाय कनकेव शेप। क्या दिखेगी? बाय कनकेव शेप। ठीक है, ओके। फॉर्म्ड इन बोन मैरो, formed in bone marrow, formed in bone marrow। अब डिस्ट्रॉय कौन से होंगे? सही वाले हो जाएंगे या जो खराब हो गए वो हो जाएंगे, है ना। बोन आउट जो आरबीसीज होते हैं, बोन आउट आरबीसीज आर डिस्ट्रॉयड इन, बोन आउट आरबीसीज आर डिस्ट्रॉयड इन लिवर एंड स्प्लीन। लिवर एंड स्प्लीन, SPLEEN, स्प्लीन, की छोटी बहन है स्प्लीन। लिवर एंड स्प्लीन डिस्ट्रॉयड इन लिवर एंड स्प्लीन, SPLEEN। स्प्लीन एक ऑर्गन होता है बच्चे, यहाँ पे अपन नहीं कह देते बक्खी पर गई, वो ही है, आगे करेंगे। ओके, सुनो, स्प्लीन, SPLEEN, ठीक है। चलो ध्यान से सुनना बच्चे। अब एरिथ्रोसाइट जो है ना, जो आरबीसीज है, अच्छा इनका लाइफ स्पैन में लिख लूँ 90 to 120 डेज। 90 से 120 दिन में ये आरबीसीज क्या हो जाते हैं? डैमेज हो जाते हैं। 90 से 120 दिन है, इसीलिए कहते हैं कि हर 3 महीने बाद ब्लड क्या करना चाहिए? डोनेट करना चाहिए, क्योंकि आरबीसीज ने वैसे भी क्या हो जाना है? खत्म हो जाना है। हो सकता है जो भी उनके पास 10-12 दिन बचे हैं वो किसी और के लिए क्या हो? मदद हो जाए, क्योंकि तुम्हारी बॉडी में तो वो खत्म हो ही जाते हैं, नए आरबीसीज बन जाते हैं। ओके, ध्यान से सुनना। आरबीसीज का फंक्शन क्या है? क्या कैरी करना? ऑक्सीजन और दूसरी गैस कार्बन डाइऑक्साइड। लंग्स से टिश्यू तक क्या लेके जाता है? ऑक्सीजन, और टिश्यू से वापस लंग्स तक क्या लेके आता है? क्या लेके आता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इस एरिथ्रोसाइट में बच्चे एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसका नाम है बच्चे हेमोग्लोबिन।
हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन बनाने के लिए एक मिनरल एलिमेंट चाहिए बच्चे, कौन सा? आयरन। वेरी इंपॉर्टेंट दीज टू क्वेश्चंस। मिनरल एलिमेंट कौन सा चाहिए बच्चे? आयरन। Fe मत लिखना, आयरन लिखना, क्योंकि एक्चुअल में आयंस होते हैं वो। Fe नहीं चाहिए होता अपने को, फेरस फेरिक आयंस चाहिए होते हैं, ठीक है? तो आयरन ही लिखना आप, Fe मत लिखना, गलत कर देंगे सब। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन बनाने के लिए क्या चाहिए बच्चे? आयरन। क्या चाहिए? आयरन। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत? बाकी जो बचेगा वो साइटोप्लाज्म हो जाएगा, या स्ट्रोमा कह देते हैं कई बार, साइटोप्लाज्म इज आल्सो। ठीक, क्लियर? आरबीसी में हेमोग्लोबिन और स्ट्रोमा के सिवाय कुछ भी नहीं है। पहले था, लेकिन बाद में क्या हो गया, सब डिसइंटीग्रेट। आरबीसी का काम क्या था, अभी अपन ने डिस्कस किया था, कैरी ऑक्सीजन। कौन है ऑक्सीजन कैरी करता है? याद है? बड़े बाप की बिगड़ी औलाद, ऑक्सीजन, याद है स्टोरी? यस सर। फिर CO2, लास्ट में हेमोग्लोबिन की क्या हो गई थी? शादी CO के साथ। ठीक है, ओए चलो सुनो, यहाँ से क्या बना था? ऑक्सी हेमोग्लोबिन। यहाँ से क्या बना था? कार्बा अमीनो हेमोग्लोबिन। और यहाँ से क्या बना था बेटा? कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। ठीक है, हेमोग्लोबिन क्या है? हेमोग्लोबिन एक पिगमेंट है, जो गैस मिलती है उसके साथ क्या हो जाता है? कंबाइन। फर्क ये सब लिख रहे हैं तो मतलब जरूरी होता है। ये हाथ पैर तो आप बाद में भी दबा लेंगे। ठीक है, हेमोग्लोबिन पता है क्या है भाई? ये आरबीसीज है, हेमोग्लोबिन यहाँ पड़ा है, ना ये कोई गैस को अट्रैक्ट करता, ना ये कोई अलग फंक्शन करता। हवा में बस उसमें जैसे ही उसे ऑक्सीजन मिली, ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बना लिया और क्या बन गया? कंपाउंड ऑक्सी हेमोग्लोबिन। अब क्या बन गया? कार्बामिनो हेमोग्लोबिन। यहाँ क्या बन गया? कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। ओके, ये दोनों कंपाउंड्स क्या होते हैं बच्चे? स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल। ये क्या होता है? स्टेबल। आनंद जी, ये अनस्टेबल होते हैं, ये स्टेबल होता है, ये हमारे लिए नुकसान है, जहर है, ये हमारे लिए फायदा है, फिर भी अनस्टेबल है, ये समझ नहीं आया, थोड़ा एक्सप्लेन करो कि ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ अनस्टेबल कंपाउंड बनाती है, ये हमारे लिए अच्छा क्यों? नहीं बोलना, कुछ दिमाग तो लगाओ, अच्छा क्यों है? या मैंने गलत लिख दिया, यहाँ स्टेबल और यहाँ अनस्टेबल होना था, कुछ तो बताओ। यशिका जी बताइए। सतना बताओ। मेरा क्वेश्चन ये है, ये अनस्टेबल कंपाउंड अपने लिए फायदा कैसे है? जो ऑक्सीजन चाहिए होगी उदो टुट के की दे देंगे? ऑक्सीजन। जो कार्बन डाइऑक्साइड काटनी हुई तो की टुट के बना देंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। मान लो एक बस है जिसके अंदर 50 सीट है, 50 सवारियां बैठी है, जब कोई उतरेगी तब कोई और बैठ पाएगा ना, वो 50 सवारियां कहते हम तो उतरेंगे नहीं बस से, तो कोई नए कंपाउंड ऐड अप हो पाएंगे? यस और नो? अगर अर्पित कह देती मैं तो यही पढ़ती रहूंगी, तो क्या आनंद के लिए सीट बनती यहाँ पे? नहीं ना। तो बच्चे, अगर ऑक्सीजन यहाँ से हटेगी तभी कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ आएगी, लेकिन जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड साथ आ जाती है, अब हमारे आरबीसीज क्या हो गए बच्चे? फंक्शनलेस हो गए। क्या हो गए बेटा? फंक्शनलेस हो गए। क्यों हो गए फंक्शनलेस? क्योंकि हेमोग्लोबिन बचा ही नहीं। हेमोग्लोबिन तो सारा किसके साथ कंबाइन करके बैठा है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। प्रोडक्ट क्या बन गया? स्टेबल। ये टूट ही नहीं रहा है, टिश्यूज मर रहे हैं कि ऑक्सीजन लाओ, है ना? ऑक्सीजन तैयार है, लेकिन हेमोग्लोबिन किसके साथ बॉन्ड बना गया? कार्बन मोनोऑक्साइड।
जो कि बॉन्ड क्या है, स्टेबल। तो स्टेबल बॉन्ड हमारी बॉडी के लिए क्या है, नुकसान। हमारी बॉडी के लिए क्या होना चाहिए, अनस्टेबल बॉन्ड। ऑक्सीजन चली, टिश्यू के पास जाके टूट गया, कार्बन डाइऑक्साइड आई, लंग्स के पास आके वो भी, ठीक है। हेमोग्लोबिन फ्री के क्या रहे, फ्री। कार्बन मोनोऑक्साइड इज आल्सो कॉल्ड साइलेंट किलर। व्हाट इज इट कॉल्ड, साइलेंट किलर। पता भी नहीं चलेगा, इंसान दम घुट के मर जाएगा, क्योंकि टिश्यूज को क्या नहीं मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन। बिकॉज आरबीसीज हैव टर्न्ड functionless as hemoglobin and carbon monoxide has formed carboxy hemoglobin, which is a stable compound, which is a stable compound। समझ आ गई, ठीक है। तो मेन रोल आरबीसी में किसका है, मेन रोल जो है हेमोग्लोबिन, किसका रोल है, हेमोग्लोबिन, ठीक है। डन, क्लियर। लिखो आरबीसी में, लिखो माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट। माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या देता है किसी भी सेल को, इसका मतलब आरबीसी को एनर्जी नहीं चाहिए, आरबीसी को एनर्जी नहीं चाहिए। अच्छा एक बात बताओ यार, आरबीसी लंग्स से कहाँ जाते हैं, टिश्यू में, टिश्यू से कहाँ आते हैं, लंग्स में, हार्ट में। आरबीसी को चलने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए, क्यों, हार्ट तक करते हैं आरबीसी का। आरबीसी बच्चे क्या है, फ्लो के साथ चलते हैं। आरबीसी क्या है, फ्लो के साथ चलते हैं। फ्लो अगर इधर है तो आरबीसी इधर चले जाएंगे, फ्लो इधर है तो आरबीसी इधर चले जाएंगे। छोटे हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है। जैसे पानी में मिट्टी चलती है वैसे पानी में आरबीसी है। जब पानी चलेगा तो कहते हैं ना पंजाबी के, रोड के ले लूँगा बच्चे, किनू, आरबीसी। तो आरबीसी को अपने लिए एनर्जी चाहिए कुछ नहीं। आरबीसी का क्या फंक्शन है, ऑक्सीजन। वो भी कौन कैरी करता है, हेमोग्लोबिन। आरबीसी को कोई और फंक्शन परफॉर्म करना है भी, मान लो आज आरबीसी कहते हैं आज ऑक्सीजन नहीं यार, आप आज और कुछ चक के लेके जाते हैं भाई, आज आप कार्बोहाइड्रेट ले चलते हैं, प्रोटीन ले चलते हैं, क्या ऐसा होगा, नहीं। तो आरबीसी को किसी तरह से एनर्जी चाहिए ही नहीं, तो बच्चे आरबीसी को माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए होगा, नहीं। अच्छा दूसरी चीज क्या हो जाती है, मान लो आरबीसी के विच माइटोकॉन्ड्रिया होगा, आरबीसी क्या कैरी कर रहे हैं, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन ही वो खुद क्या कर रहे हैं, यूज। क्या कर रहे हैं, यूज। थोड़ी सी ऑक्सीजन लेके जा रहे हैं, उसी ऑक्सीजन को यूज कर लिया तो टिश्यू तक क्या पहुंचेगा, कुछ भी नहीं, है ना। दूध की रखवाली के लिए कभी भी बिल्ली को बिठाना नहीं चाहिए, है ना। अब तुम्हें तुम्हारी मम्मी बोले कि बेटा ये 2 चॉकलेट है ना, सिल्क है ये, ध्यान रखना कल मैं तुमसे ये चॉकलेट ले लूँगी, ठीक है। सुखम पानी आ रहा है, ठीक है, मैं कल तुमसे ये चॉकलेट ले लूंगी, कल आएगा, घंटा भी नहीं आएगा, है ना। सेम ये चीज है, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होना अच्छा होता है, बुरा होता है, अच्छा। लिखो सो दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट सो दैट द आरबीसी may not use oxygen, so that the RBC may not use oxygen which it has to transport, to the tissues, है ना। एफिशिएंसी कम हो जाएगी भाई, जितनी ऑक्सीजन जा रही है उतनी ऑक्सीजन जा ही नहीं पाएगी, ठीक है, क्लियर है। हरप्रीत सॉरी बेटा, पहले सॉरी बोलो। न्यूक्लियस एब्सेंट, न्यूक्लियस एब्सेंट, ध्यान से सुनो। देखो यार ऐसे तो हो नहीं सकता कि न्यूक्लियस पहले से ही ना, न्यूक्लियस पहले था लेकिन न्यूक्लियस क्या हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया। अब तुम्हें पता है कि इस दुनिया में ह्यूमन बीइंग को छोड़ के कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसका फंक्शन ना हो, जो कोई काम ना करता हो, वेला बैठा रहे, खड़ा रहे, और नेचर भी उसको क्या रहे, जिंदा रखे। सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग ही है, उसके सिवाय जितनी चीज़ें इस दुनिया में है, अगर कोई यूजलेस है तो वो बच्चे अपने आप क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब न्यूक्लियस था, जब स्टार्टिंग हुई तो आरबीसी में न्यूक्लियस था,
लेकिन जैसे ही आरबीसी मैच्योर हुए सबसे पहली चीज जो गायब हो गई वो क्या था? अब न्यूक्लियस के फंक्शन दिमाग में लाओ। कंट्रोल्स द सेलुलर एक्टिविटी। आरबीसी में सेलुलर एक्टिविटी है ही नहीं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आरबीसी में क्या नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस में एनर्जी कहां से देगा? है ही नहीं। सेल ऑर्गेनेल्स ज्यादा आरबीसी में बचे है ही नहीं। समझ आ गई? इज इट क्लियर? अब न्यूक्लियस ना होना हमारे लिए कैसे फायदेमंद है? न्यूक्लियस होना हमारे लिए कैसे फायदेमंद है? ध्यान से सुनना। न्यूक्लियस कहां प्रेजेंट होगा? सेल में न्यूक्लियस कहां प्रेजेंट होता है? सेंटर में। कहां प्रेजेंट होता है? सेंटर में। अच्छा, अगर न्यूक्लियस होता तो आरबीसीज ऐसे होते। न्यूक्लियस नहीं है तो सेंटर से आरबीसीज क्या कर सकते हैं? ऐसे पिचक सकते हैं। सरफेस एरिया किस पे ज्यादा है? फर्स्ट में या सेकंड में? पक्का? जो चीज ऐसे होती है इसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। जब मैं इसको मोड़ देता हूं तो सरफेस एरिया कम हो जाता है। बेवकूफ आदमी। बराबर कैसे हो गया यार? ये एक चीज स्ट्रेट है, अगर मैं इसको ऐसे बेंड करूंगा तो बेंड का सरफेस एरिया ज्यादा नहीं होगा? कमाल हो गई यार। ये तो कॉमन सेंस है। ये स्ट्रेट लाइन है, इसको अगर बेंड करेंगे तो ये छोटी हो जाएगी। तो अगर आपको इसको और इस पॉइंट को जोड़ना है ऐसे बेंडिंग से, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा? ज्यादा। इसका सरफेस एरिया क्या होगा? कम। तो बच्चे, अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो कौन सी शेप मेंटेन रहती है? बाइकनकेव। सरफेस एरिया क्या होगा? ज्यादा। हेमोग्लोबिन क्या होंगे? ज्यादा। ऑक्सीजन क्या कैरी करेगी? ज्यादा कैरी। क्या करेगी? ऑक्सीजन कैरी ज्यादा करेगी। ठीक है। लेकिन भारतेंद्र के मन में एक और सवाल आ रहा है। वो कह रहा है सेंटर दे विच न्यूक्लियस होता तो भी क्या दिक्कत थी, और न्यूक्लियस बड़ा होता तो क्या दिक्कत थी? ये हो जाती शेप से, है ना? इससे तो इसका सरफेस एरिया भी क्या है? ज्यादा। इसको चाहे अंदर की साइड मोड़ दो चाहे बाहर की साइड मोड़ दो, सरफेस एरिया क्या रहेगा? ज्यादा। लेकिन इससे एक और प्रॉब्लम आ जाती है। वो प्रॉब्लम क्या है? आरबीसीज को बहुत पतली ब्लड कैपिलरी से पास करना होता है। लास्ट के 5-7 मिनट देखें। आरबीसीज को बहुत ज्यादा पतली कैपिलरी से पास करना होता है। सीधे पास नहीं करते, की कर देते हैं? बेंड हो जाता। अब इसमें और इसमें से बेंड कौन हो पाएगा? इसमें सेकंड वाला। थर्ड वाला बेंड नहीं हो पाएगा, है ना? जस्ट फॉर ए कॉमन एग्जांपल है। अब मान लो हमें देवेंद्र को मोड़ना है ना? जैसे मर्जी हम देवेंद्र को मोड़ सकते हैं, है ना? और वही अगर अपने को हर्ष को, ईशांत को, प्रांशु को, हरप्रीत को, इनको मोड़ना पड़ेगा, मोड़ेंगे बच्चे? मतलब ही नहीं है। बुरा लग रहा है? लगना चाहिए मूर्खों, कम करो। ठीक है? हर्ष तो ठीक है, ठीक है, क्लियर है बच्चे? तो क्या होता है कि जब न्यूक्लियस एब्सेंट होगा तो बाइकनकेव शेप इज मेंटेन्ड, बाइकनकेव शेप इज मेंटेन्ड, बाइकनकेव शेप इज मेंटेन्ड, which increases the surface area. Biconcave shape is maintained, which will increase the surface area for absorption of respiratory gases, which will increase surface area for absorption of respiratory gases, respiratory gases, respiratory gases. ठीक है? क्लियर है बच्चे? समझ आ गया? लास्ट लिखो ER एब्सेंट। ER एब्सेंट। किसी ER बच्चे? अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है? स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, स्केलेटल फ्रेमवर्क, प्रोटीन बनाती है, वो अलग है। सुनो ध्यान में। हैंगर पे कपड़े टांग रखे हैं, कपड़ों को इकट्ठा करना क्या हो जाता है? मुश्किल। जैसे ही हैंगर से कपड़े हटाते हो, कपड़े क्या हो जाते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं। तो आरबीसी में अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा तो उसकी क्या ज्यादा हो जाएगी बच्चे? फ्लेक्सिबिलिटी। और स्क्वीज होके ब्लड कैपिलरी से क्या कर सकता है? निकल सकता है। होमवर्क लिखो पहले। नाइट्रिक वाली पूरी हो गई एक्सरसाइज। 223 224 पेज करके आना है। 223 224 पेज करके आना है।